Hello, DLA trainees. I am Amritlal Thakur, lecturer music, डाइट कुल्लू। आज का जो विषय आपका है वो है क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन, कोर्स नंबर 110 यूनिट 2। यूनिट 2 में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एक्सप्लोरिंग फोक। तो जैसा आपको विदित है कि फोक का अगर मतलब ले तो फोक का मतलब होता है लोक। अब जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर क्या सा संगीत है, क्या लोग खाते पीते, रहन सहन, कल्चर, ये सारा लोक जीवन में आ जाता है। तो यहाँ हम आज चर्चा करेंगे लोक संगीत के बारे में। जो लोक संगीत क्या चीज़ है, लोक संगीत में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं, उनकी परिभाषा, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और लोक गीतों के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे, नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। मैंने अपने हिसाब से एक दो उद्देश्य मान के चल रहा हूँ और ये होने भी चाहिए। मुख्य उद्देश्य है कि लोक गीतों व लोक नृत्यों या अन्य लोक कलाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, और दूसरा उद्देश्य जो है वो लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य दूसरा जो है वो है जन मनोरंजन करना। तीसरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोक संगीत को संरक्षण प्रदान करना और अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को इससे परिचय करवाना। अब चलते हैं हम लोक संगीत की ओर। लोक के साथ जब संगीत शब्द जुड़ जाता है तो लोक संगीत बन जाता है। इसकी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं भी दी हैं, विचार व्यक्त किए हैं। वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। परिभाषा या व्याख्या, लोक संगीत की सबसे अधिक सार्थक व्याख्या यही हो सकती है कि यह लोक या जनमानस का संगीत है। लोक द्वारा सृजित, लोक द्वारा रक्षित, लोकरंजन के लिए लोक जीवाओं द्वारा गाया जाने वाला संगीत ही लोक संगीत होता है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है इसकी। लोकमानस की किसी भी अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए स्वर ताल नृत्य के आश्रय से ही लोक संगीत का जन्म होता है। लोक संगीत की महिमा बताते हुए कहा गया है कि मनुष्य 9 प्रकार के रसों से प्रभावित होकर जब स्वाभाविक रूप से गाकर, बजाकर अथवा नाचकर अपने भावों को प्रकट करता है तो उसे लोक संगीत कहते हैं। लोक संगीत अत्यधिक सरल, परम स्वाभाविक और अनुभूतिमय होता है। लोक संगीत में प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, उल्लास, तड़पन, सिरहन आदि सभी भावनाएं झलकती हैं। लोक संगीत के माध्यम से ही आदि मानव के रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा, यानी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव जीवन में हुई प्रगति का मूल्यांकन मिलता है। जिस तरह वैदिक ऋचाएं गाई जाती थी तो उनको बड़ा प्राचीन मानते हैं, उसी तरह लोक संगीत को भी प्राचीन ही मानते हैं। तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा कहूँगा। वैदिक ऋचाओं की तरह लोक संगीत या लोकगीत अत्यंत प्राचीन एवं
मानवीय संवेदनाओं के सहजतम उद्गार हैं। ये लेखनी द्वारा नहीं बल्कि जीवा का सहारा लेकर जनमानस से निःसृत होकर आज तक जीवित हैं। महात्मा गांधी के कुछ विचार रखना चाहूँगा कि उन्होंने लोक संगीत के बारे में क्या कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीतों में धरती गाती है, पर्वत गाते हैं, नदियाँ गाती हैं, फसलें गाती हैं। ये उनके विचार थे। स्वर्गीय राम नरेश त्रिपाठी के शब्दों में, जैसे कोई नदी किसी घोर अंधकारमयी गुफा में से बहकर आती है और किसी को उसके उद्गम का पता ना हो, ठीक यही दशा लोक गीतों के बारे में विद्वान मनुष्यों ने स्वीकारी है। लोकगीत तो प्रकृति के उद्गार हैं। साहित्य की छंदबद्धता एवं अलंकारों से मुक्त रहकर ये मानवीय संवेदनाओं के संवाहक के रूप में माधुर्य प्रवाहित कर हमें तन्मयता के लोक में पहुंचा देते हैं। कुछ और इस तरह के बहुत सारे लोक संगीत के बारे में आपको वर्णन मिल जाएगा। कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में लोक संगीत लोकवाचिक परंपरा का एक अंग है। भारतीय संस्कृति में गीत संगीत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जन्म से लेकर हम देखते हैं कि मृत्यु तक जीवन का कोई भी ऐसा अवसर नहीं होता जब कोई गीत ना गाया जाता हो। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने प्रकृति में व्याप्त ध्वनियों से ही संगीत की प्रेरणा ली और लोक संगीत रचा। लोक संगीत का कोई निश्चित शास्त्र नहीं होता। और हम जनरली से ये देखते हैं कि जैसे शास्त्रीय संगीत है, तो शास्त्रीय संगीत एक नियमबद्ध संगीत होता है, उसमें नियमों में बंध कर हमें चलना पड़ता है। पर अगर शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की तुलना में देखें तो लोक संगीत अपने आप में स्वतंत्र है। हर अंचल में उसके अपने भूगोल, इतिहास और संस्कृति के अनुरूप स्वर फूटे और संगीत का जन्म हुआ। मगर किसी अंचल विशेष में गाई जाने वाली धुनें निश्चित लय ताल से ही गाई जाती हैं और पारंपरिक दक्षता जारी रहती है। अर्थात एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संगीत की यह विरासत सौंपती जाती है। नई पीढ़ी अपने विवेकानुसार और समय की मांग के चलते इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करती है, मगर मूल भाव हमेशा अक्षुण्ण बना रहता है। आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे पारंपरिक गीत हैं वो कहीं लुप्त होते चले जा रहे हैं और नए नए लोग गीत लिख रहे हैं, उन्हें थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसमें लिखते हैं, लेकिन मूल भावना जो है लोक संगीत की उसमें हम देखते हैं कि वो बनी रहती है। अब लोक संगीत के अंतर्गत लोकगीत भी आते हैं, लोकवाद्य भी आते हैं और कई तरह की गायन शैलियाँ जो हैं सारी लोक संगीत के अंतर्गत आती हैं। ये गायन शैलियाँ अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल क्षेत्र में हर ज़िले में अपनी अपनी प्रकार की अलग अलग शैलियाँ गाई जाती हैं। दूसरी बात, लोकगीत जीवन का स्फुट काव्य है। लोकगीत में या लोकगीतों में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता, वरना ये समूह की रचना होते हैं जो पीढ़ियों के अनुभव से तप कर जन्म लेती है। इसलिए उनमें मार्मिकता, काव्यात्मकता, सरलता और स्पष्टता होती है। इसी तरह हम देखें कि आज जो चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हम अपनी संस्कृति को पहचानें, अपने रहन सहन, अपने
कल्चर को समझें और उसको अपनाएं और उसके बारे में जागरूकता फैलाएं। इसी कड़ी में मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप आने वाले अध्यापक हैं, आप जाकर स्कूलों में पढ़ाएंगे, आपके पास बच्चे आएंगे, वो समाज से आएंगे। अब ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम उनको किस तरह से अपनी संस्कृति से जोड़े रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों के विषय की बात करते हैं। लोकगीतों की सामान्य मानव की सहज संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। इन गीतों में प्राकृतिक सौंदर्य, सुख दुख और विभिन्न संस्कारों और जन्म मृत्यु को बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं कि संगीत में प्रकृति जब गुनगुना उठती है तो लोकगीतों का स्फुरण हो उठना स्वाभाविक ही है। विभिन्न ऋतुओं के सहजतम प्रभाव से अनुप्राणित ये लोक गीत प्रकृति रस में लीन हो उठते हैं। सामाजिकता को जिंदा रखने के लिए लोकगीतों, लोक संस्कृतियों का सहेजा जाना बहुत जरूरी है। कि मैंने एक उद्देश्य में भी शुरू में कहा था कि हमारा ये उद्देश्य भी होना चाहिए। कहा जाता है कि जिस समाज में लोकगीत नहीं होते वहाँ पागलों की संख्या अधिक होती है। सदियों से दबे कुचले समाज ने, खासकर महिलाओं ने, सामाजिक दंश जैसे अपमान, घर परिवार में ताने, जीवन संघर्ष से जुड़ी आपाधापी को अभिव्यक्ति देने के लिए लोकगीतों का सहारा लिया। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि लोकगीत किस तरह से जन्म लेते हैं और किस तरह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग होते हैं। ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे जुड़े रहते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे गीत उन बच्चे के जन्म दिवस पर आस पड़ोस की जो लेडीज़ हैं वो आती हैं, गाती हैं। ये भी एक तरह का संस्कार होता है। फिर हम विवाह शादियों में देखते हैं और आपको ये भी मालूम है कि किस तरह से हमने खुद भी देखा है कि इधर उधर से गांव से कुछ लेडीज़ आती हैं और वो जो उस संस्कार में गाए जाने वाले गीत को 2-3 इकट्ठी होकर गाती हैं। और बड़ी हैरानगी की बात होती है कि इनके पास कोई लिटरेचर नहीं होता, मतलब लिखा हुआ कोई है नहीं होता कि किसी को लिखा हुआ दे दिया कि इसको गा दो। ये बड़ी अचंभित होने वाली बात है और बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह के गाने गाए जाते हैं। बहुत सारे गाने अब विदाई में गाए जाने वाले जो गाने होते हैं, लोगों के आंसू आ जाते हैं। हर्ष उल्लास त्योहार पर्व पर गाने वाले गीतों में अपना एक आनंद होता है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी संस्कृति से इन लोक गीतों और इस लोक संगीतों के माध्यम से ही जुड़े रहते हैं और ये हमारे समाज का, जिस समाज में रहते हैं उसका आईना होता है, रिफ्लेक्ट करती है हमारी संस्कृति इसमें कि ये किस तरह से खान पान, रहन सहन और किस तरह का संगीत। अब आज हम सिर्फ हिमाचल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे हिमाचल में 12 जिलों में अलग तरह का संगीत पाया जाता है। हर ज़िले में लोग अपने पर्व त्योहारों को मनाते हैं। और इसके साथ साथ ही मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि जब ये संगीत तो में वाद्यों का प्रयोग होता है तो फिर नृत्य जन्म लेता है। तो फोक में लोक गीत और नृत्य, ये सारी जितनी भी गायन शैलियाँ हैं, ये सारी उसमें हमारे लोक संगीत में आती हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी विशेषताओं के बारे में
चर्चा करते हैं या वर्णन करता हूं मैं। हिमाचली लोक संगीत के माध्यम से लोकगीतों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना जरूरी है। तो पहला जो विशेषता है वो है लोक संस्कृति लोकगीतों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जनश्रुति के आधार पर सुरक्षित रहती है तथा नई पीढ़ी को विरासत में पिछली पीढ़ी से प्राप्त होती रहती है। दूसरी विशेषता, लोक संगीत स्वयं उद्गार बनकर कंठ से फूटते हैं जिनका प्रभाव लोकानुरंजन बनता है, यानी कि लोगों का मनोरंजन करना बनता है। कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि तीसरी विशेषता ये देखने को मिलती है कि लोकगीतों का गीतकार आजकल तो कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन अगर पारंपरिक गीतों की बात करें तो जो उनके जो गीतकार तथा कंपोजर हैं वो अज्ञात होता है। बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिनके हम अगर चर्चा करें कि ये किसने लिखा होगा तो कोई नहीं बता पाएगा। ये धुन कहाँ से बनी होगी, किसने कंपोज की होगी, हम नहीं बता सकते। ये बड़ी खासियत है लोक संगीत की कि किस तरह से स्वतः ही और ये भी देखने वाली बात है कि स्थिति को देखते हुए, मान लीजिए कोई ऐतिहासिक घटना है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक नाटी गाई जाती है अपर शिमला एरिया में बहुत सारी गाई जाती है। उसकी एक बड़ी मार्मिक बड़ी आंसू आ जाते हैं उस गाने को सुनने के बाद। तो उसने जब घटना घटी उसके बाद किसने वो लिखी होगी कि उस टाइम मुझे लगता नहीं कि लोग लिख भी पाते होंगे। तो ये बड़ी सोचने वाला विषय है कि उन्होंने उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में किया और किस तरह से गाया। तो जिस तरह से वो घटना घटी, देखने वाली बात यह है कि उस घटना के साथ साथ जिस कंपोजिशन में जो रस डाला गया वो बड़ा मार्मिक था। मतलब वो ये संदेश देता था कि कितनी दर्दनाक, कितनी वेदना उस नाटी में थी। मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे एक लाइन गा भी सकता हूँ तो शब्दों का कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप जो मौलिक उसका जो मीनिंग या कुछ अर्थ आप निकाल सकते हैं तो वो उसको समझने की कोशिश करें। कुछ लोग जो बाकी डाइट्स के हैं वो समझ भी लेंगे। ये भी दो तीन तरह, जैसे अगर शिमला में गाई गई तो कुछ और होगी और कुल्लू के अन्य एरिया में आ गई तो शब्दों का थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है, लेकिन कहानी का वर्णन वैसे ही किया जाता है। पर बोलो डाको दी रिड़ुआ तेरे उंदी पड़ी तू नीरे नाड़े। इस तरह से है। आगे इसकी जो पंक्तियां हैं और भी ज़्यादा कि किस तरह से उसको जो औरत होती है उसको घास काटने जाती है, किस तरह से उसको धक्का देकर ढांक से नीचे गिरा दिया जाता है। ये शुक्र मेटा की नाटी से प्रसिद्ध है शायद। और जब वो मेट का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि कोई मेट, या आज के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होता है, वो इस तरह से कोई था जिसने वो घटना अपने आंखों से देखी और बाद में उस सारी घटना का वर्णन उसने इस गीत के माध्यम से किया। तो जब जब भी लोग इस नाटी को गाते हैं तो आज भी वो पिक्चर, जो घटना उस टाइम की घटी है, लोगों के सामने आ जाती है और वो वेदना सामने आ जाती है। और ये सारी घटनाएं हमारे समाज को जागरूक भी करती हैं, बहुत कुछ समझाती भी हैं। ये बड़ी लोक संगीत और लोकगीतों की बड़ी ताकत है कि इस तरह से वो मार्गदर्शन भी करती हैं कुरीतियों को मिटाने में। जब वो इस तरह की कुरीतियाँ घटती हैं तो उनका वर्णन होता है तो हमें कुछ न कुछ उसमें से सबक जरूर मिलता है। अगली चौथी या नंबर 4 पे जो विशेषता मैं बताने जा रहा हूँ, लोकगीतों में सामूहिकता, पुनरावृत्ति, मौखिक परंपरा तथा स्वच्छंदता का समावेश अधिकांश रहता है। एक तो लोकगीत ज़्यादातर, जैसे मैंने पहले ही व्यक्त किया कि
अपनी अभिव्यक्ति का अकेले का इसमें कोई योगदान नहीं है, सामूहिक रूप में होती है। और एक मौखिक परंपरा कि मैंने सुना, उसने सुना, आगे किसी और ने सुना, और इस तरह से मौखिक रूप पे ये आगे से आगे चलती रही। जैसे मुख्य विद्या इसको कहते हैं, रिटर्न में या उसमें हम बात करें तो ये बड़ी खासियत है इसकी। अगली 5वें नंबर पे जो विशेषता है वो लोक गीत बनते तथा बिगड़ते रहते हैं तथा जाति पाति देश काल की सीमा के बंधन से मुक्त होते हैं। ये लोकगीतों की विशेषताओं के बारे में मैं बता रहा हूं। लोकगीत भौगोलिक, ऐतिहासिक मान्यताओं तथा धार्मिक आस्थाओं और लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की प्रक्रिया का पारंपरिक व उपयोगी माध्यम है। इन्हीं मौलिक विशेषताओं के आधार पर अनेकों आक्रमणों के बावजूद भी लोकगीतों के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वो सुरक्षित रही है, जिसका श्रेय उन अज्ञात गीतकारों और गायकों को जाता है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप लोगों से इस लोक गीतों, लोक संस्कृति, लोक नृत्यों, लोक गायन शैलियों के बारे में आज जो टॉपिक हमारा वही था कि एक्सप्लोरिंग फोक को हम किस तरह से एक्सप्लोर करें। आप भावी अध्यापक हैं, आप चाहें तो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। आज देखा यह जाता है कि बहुत सारे लोक गायक जो पारंपरिक गीत गाते हैं कहीं ना कहीं वो छुपे हुए हैं, कोई और कलाकार जो सामने नहीं आ पाते या उनको कोई समाज में ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती। और आप देखते हैं बहुत सारे कितने हमारे देवी देवता हैं जो बिना संगीत के आगे बढ़ते नहीं हैं। उनका जो चलना होता है वो संगीत के वाद्यों की धुन से, और वो बड़े नाचते गाते अपने स्थान पर बाहर निकलते हैं, या कभी जब इधर से उधर किसी से मिलन होता है या किसी मेले में सामूहिक रूप से आते हैं तो उनके साथ गाना बजाना और वाद्यों का बहुत सारा प्रयोग होता है। ये हमारी सारा जो ये संगीत है, ये लोक संगीत, ये हमारे प्रदेश को बहुत सुंदर बनाता है। अगर कंक्लूजन में हम बात करना चाहें तो मैं यही आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप लोक गीतों, लोक संगीतों को और बाकी अन्य कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करें। बच्चों को, अरे अब चलते हैं स्कूल की ओर, और किस तरह से इन चीज़ों को हम स्कूल में इम्प्लीमेंट करें या किस तरह से बच्चों को इस संस्कृति लोक गीतों के माध्यम के साथ जोड़ें। मुझे लगता है कि सभी गुनगुनाते हैं, लेकिन आज कल ये देखा जा रहा है कि पीढ़ी कुछ और ही रास्ते पे भी चल पड़ी है। इन सारी चीज़ों को शिक्षा में डालने का मुझे कि सबको एक ही मकसद लगता है कि हम अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। मुझे एक शायर का शेर भी याद आ रहा है कि तेज आंधी में वही पेड़ तो बच पाए जिन्हें आता था हवाओं से वफाएं करना। अगर मैं इसको इस तरह से लूं कि अगर हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे तो हमें कोई उखाड़ नहीं पाएगा, नहीं तो संस्कृतियां बिखर जाती हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये वो सूत्र हैं जो हमें एक धागे में पिरो के रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोक संगीत, लोक गीत, लोक नृत्यों, जितने गायन शैलियाँ हैं, जितने और कलाएं हमारे क्षेत्र की हैं, उनके लिए कार्य करें। बच्चों को स्कूल में गीतों की कलेक्शन करें, अपने सराउंडिंग में जाके एक तरह से आप कार्य कर सकते हैं, रिसर्च
ही कर सकते हैं। जाके कलाकारों से मिलिए, उनसे लोक गीतों के बारे में चर्चा कीजिए, लोक वाद्यों के बारे में चर्चा कीजिए। कि अगर वाद्यों की बात करें तो ये तो विदित है, जैसे शास्त्रीय संगीत में कहते हैं कि गायन वादन और नृत्य तीनों का संगम ही आपस में संगीत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो गायन के साथ जब वादन मिलता है तो बात ही संगीत की कुछ और बन जाती है। तो हमारे बहुत सारे वाद्य प्रचलन में हैं, हर ज़िले के अलग अलग हो सकते हैं। आप सभी डाइट्स में जो ट्रेनिंग शिक्षा ले रहे हैं सभी अलग अलग ज़िलों से भी हैं। तो क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए, जब भी आपको वक्त मिले कि उन कलाकारों से मिलें, उनसे कुछ कलेक्शन करें गीतों की, उनसे धुन सीखें और लाकर बच्चों को स्कूल में वो सिखाएं। आजकल तो हम रिटर्न का मतलब लिखित रूप में हेल्प ले सकते हैं, लिखें, उनसे लाएं, बच्चों को लिखाएं, एक एक लाइन का अर्थ बताएं, मीनिंग बताएं। तक ये बात सही है कि जब तक आप किसी गाने को अंतर्भाव से अंदर से नहीं गाते, उसकी भावना को नहीं समझेंगे, उस गीत में कभी भी रस पैदा नहीं होगा, उसमें इमोशंस नहीं आएंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे सिंगर्स हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत पुराने ऐसे लोग सिंगर हुए हैं जो गाना जब वो गाते थे तो उसमें डूब जाते थे। डूबने का मतलब कि उस लाइन को, उस शब्दों के अर्थ को वो समझ के गाते थे। इस तरह से कोशिश की जा सकती है। स्कूलों में हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा। आप भी तैयार हों तभी आप आगे बच्चों को सिखा सकते हैं। और इस तरह से हम अपने लोक गीतों और लोक नृत्यों को आगे ले जाकर अगली जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हम कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम कैसे स्थानांतरण करें इन चीज़ों को, तो इस तरह से हम उनको दे सकते हैं। नहीं तो एक दिन आएगा कि सारी चीज़ें लुप्त हो जाएंगी, सामाजिक जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। कोई तीज त्योहारों पर इकट्ठा नहीं होगा, कोई गाने नहीं होंगे, कोई फंक्शन नहीं होंगे, कोई पर्व त्यौहार नहीं मनाए जाएंगे। इन सारी चीज़ों को यूनाइट रखने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम फोक जो हमारा है, ये हमारी समाज की आत्मा है, ये संगीत की आत्मा है। शास्त्रीय संगीत का जनक भी लोक संगीत को ही माना गया है। हमारे इतना सरल और सहज संगीत है, जैसे मैंने पहले भी एक लाइन में चर्चा की थी कि ये शास्त्रीय नियमों के तहत बंधा हुआ नहीं है कि बांध के गाना कि ये ताल चल रही थी उसको इसमें नहीं, ये स्वतंत्र है। जैसे मर्जी नाचो, जैसे मर्जी गाओ, जैसे मर्जी आप वो करो, आनंद लो। इस तरह से हमारे जीवन में लोक गीतों का, लोक संगीत का हमारे कल्चर में बहुत महत्व है। अंत में मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करूंगा और बीच में और कुछ इस विषय में अगर चर्चा करनी पड़ेगी तो और भी करूंगा। आज वैश्वीकरण की आंधी में हमने अपनी कलाओं को तहस नहस कर दिया है। अपनी संस्कृतियां अनुपयोगी, बेकार सी जान पड़ती हैं। अतः हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम अपनी संस्कृति को सहेज कर रखें। ये मेरा आज का फोक से रिलेटेड एक जो विषय था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप समझें, इन चीज़ों को अपने पे अपनाएं और साथ में जब भी आप अध्यापक के रूप में कार्य करें, ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम इस संस्कृति को, इस लोक गीतों को, लोक संगीत को, सारी कलाओं को आगे उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इससे एक बहुत बड़ी बात तो सामने आती है कि जो बच्चा संगीत से जुड़ता है वो सीखता भी अच्छा है और उसमें संस्कार भी बहुत अच्छे आते हैं। या कभी हमने भी ऑब्जर्व किया है कि जो इस तरह के बच्चे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहते हैं वो कुछ अलग से दिखते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को संगीत से जोड़ें और ख़ासकर अपने लोक संगीत से जोड़ें, लोक नृत्यों से जोड़ें। इसी के साथ मैं अपना आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। भविष्य में अगर कभी और
किसी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो अवश्य इस पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक लेकर फिर से मैं आपके पास आऊँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।